अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा न्यू टॉपिक है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जो कि मैंने प्रीवियस ही वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपसे बात करूँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि मेरे पास जो m1 था वो मास ऑफ वन बॉडी था और जो m2 था वो मास ऑफ अनदर बॉडी था। यानी कि इधर मुझे, अगर मैं मास ऑफ अर्थ की बात करूं आप लोगों से, और उसके लिए क्या कहा मैंने कि उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इस फॉर्मूले के तहत ये कहता है कि हमें दो मास की नीड है। अगर हम बात करें मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इधर हम बनाते हैं, अर्थ बना लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये क्या है? मेरे पास अर्थ है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। इसके मास को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल एम और ई, मास ऑफ द अर्थ। एम ई का मतलब क्या है? मास ऑफ द अर्थ। अब हम क्या करते हैं? अर्थ के ऊपर एक छोटी सी कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है? अर्थ के ऊपर क्या करते हैं? एक छोटी सी कोई सा भी हम ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करवा देते हैं। आप लोग ऐसा एग्जाम्पल ये रख लें कि हम इधर बॉल को प्लेस करवा लिए, ठीक है? और इस बॉल के जो हमारे पास जो मास होगा उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल एम। अर्थ के पास जो मेरे पास हमने अर्थ के जो मास को नाम दिया है उसको हमने क्या नाम दिया है? कैपिटल एम ई, यानी कि मास ऑफ द अर्थ। और जो मेरे पास जो आपने बॉडी जो आपने प्लेस करवाई है अर्थ के ऊपर, उसके मास को हमने नाम दिया है स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ। अब अगर हम बात करें अर्थ की सेंटर की, तो अर्थ का जो सेंटर होगा वो मेरे पास क्या होगा? जाहिर सी बात है ये, अगर अर्थ की सेंटर की बात करूं तो अर्थ का सेंटर तो यही होगा। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सेंटर से लेके हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और ये जाहिर सी बात है ये अर्थ है, तो ये क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। हमारे पास सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। और ये अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा। और ये जो बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा। इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल आर। जिसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल आर। मैंने क्या कहा कि हमने अर्थ लिया, अर्थ का जो मास था उसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल एम ई, जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मास ऑफ द अर्थ। और इसके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हम उसे हमें क्या कह दिया? रेडियस ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है ये रेडियस किसका कहलाएगा? अर्थ का रेडियस कहलाएगा। और इसके ऊपर हमने एक बॉडी को प्लेस करवाया जिसका मास क्या होगा? स्मॉल एम। और इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं अर्थ के रेडियस को देखूं, तो अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होगा किसके मुकाबले में? बॉडी के रेडियस से। यानी कि अगर मैं बॉल को सपोज कर रहा हूं तो बॉल का जो रेडियस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं अर्थ के रेडियस से, अर्थ का रेडियस जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा होगा बॉल के मुकाबले में। तो हम क्या करेंगे? हम इधर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ही जो हमारे पास जो स्मॉल आर है ये बहुत ही छोटा होगा, जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो अर्थ और जो बॉडी का जो सेंटर है हमारे पास, यानी कि जो बॉडी का जो सेंटर से लेके जो अर्थ का जो सेंटर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ओवरऑल नाम दे देते हैं आर ई का। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? आर ई का। यानी कि जो स्मॉल आर है, जो बॉडी का जो हमारे पास रेडियस था, उसको हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट इसलिए करा क्योंकि वो बहुत ही छोटा रेडियस था किसके मुकाबले में? अर्थ के रेडियस के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। और हमने ओवरऑल सपोज ये कर लिया कि हमारे पास जो बॉडी और जो अर्थ के दरमियान जो फासला है उसे हमें क्या नाम दे दिया? आर ई का। अब ये लिखा हुआ है, इसके अंदर वर्डिंग लिखी हुई है। वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। द मास ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of the earth।
और क्या बात कही, बात ये कही है कि अर्थ है आपके पास, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक बॉडी लाई कर रही है जिसका मास जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल m होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ। क्या कह रहा है कि इसका जो मेरे पास डिस्टेंस होगा किसका, सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सर आपने ये क्यों निगलेक्ट करा, क्योंकि ये जो इसका बॉडी का जो मेरे पास रेडियस है वो बहुत ही छोटा है किसके मुकाबले में, रेडियस ऑफ द अर्थ के, तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई, उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि आप लोग समंदर में चले जाएं, ठीक है, और समंदर में पानी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आपसे बात करूँ एक गिलास के अंदर पानी, तो वो ना होने के बराबर ही कहलाएगा। तो जो एक गिलास में जो मेरे पास पानी है वो क्या कहलाएगा, इस बॉडी का रेडियस कहलाएगा, और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितना पानी है समंदर के अंदर, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा। तो भाई अगर मैं आपसे बात करूँ रेडियस इसके बारे में कि समंदर के पानी से और बोतल के पानी से अगर मैं आपको कहूँ कि आप कंपेयर करो, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जाहिर है बोतल का पानी कितना आ जाएगा और समंदर का पानी आपको पता है कि कितना ज़्यादा होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमने इसकी जो रेडियस है उसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास अर्थ का मास है उसको हमने m ही बोल दिया, मास ऑफ द अर्थ यानी कि, और जो बॉडी का मास है उसको हमने क्या कह दिया, स्मॉल m हमने कह दिया, और इनके दरमियान जो फासला है हमने इसको क्या नाम दे दिया, re यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ। इधर मैंने क्या लिखा है, लेट me बी द मास ऑफ अर्थ, यानी कि me क्या है, मेरे पास मास ऑफ द अर्थ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहते हैं कि फोर्स बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। G तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट ही रहेगा, और m1 जो है, m1 को मैं नाम लेता हूँ बॉडी का मास, तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू G, ये मास किसका होगा मेरे पास, बॉडी का, और जो m2 है उसको मैं किसका नाम दे देता हूँ, मास ऑफ द अर्थ का। तो इसकी जगह बॉडी का मास रहेगा, जबकि बॉडी का मास हमारे पास क्या था, स्मॉल m, तो इधर मैं स्मॉल m लिख देता हूँ। और जो m2 है, m2 क्या होगा मेरे पास, मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वो मेरे पास क्या है, re यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा, जो कि मैंने इधर राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं इधर क्या करा हुआ है, इधर मैंने राइट डाउन किया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन re स्क्वायर। अच्छा एक सवाल ये होता है कि सर आपने जैसे बॉल का और जो आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कराया यानी कि बॉल और ये जो हमारे पास जो अर्थ है उनके दरमियान, इसके दरमियान हमें जो आर निकालना था यानी कि रेडियस निकालना था, जो फासला निकालना था, वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी स्फीयर बॉडी हो, क्योंकि अगर हम देखें तो अर्थ इधर स्फीयर नज़र आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी मैंने स्फीयर टाइप ही बनाया है या सर्कुलर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान का जो हमें फासला मेजर करना होता है वो किस तरह करते हैं, वो हम इसके जो सेंटर होता है और जो बॉडी का जो सेंटर होगा उनके दरमियान जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट करें, मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर से लेके इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होगा वो आर ही कहलाएगा। तो आप लोग आराम से इसको मेजर कर लोगे, आराम से क्या करोगे, इधर से इसको आराम से मेजर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्केल से भी कर सकते हैं और बाकी इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे मगर ये कहूँ एक बॉल ले लूँ और दूसरी भी बॉल ले लूँ, तो बॉल लेने से क्या होगा, वो सर्कुलर होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपको बॉल इधर ड्रॉ करूँ तो ये बॉल है और ये भी बॉल है मेरे पास, तो इसका हम डिस्टेंस कहाँ से निकालें सर, या तो इस पॉइंट से निकालें इधर से लेकर इधर तक कि ये बॉल का डिस्टेंस, नहीं, इस तरीके से नहीं होता। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो अगर हम दो स्फीयर का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम किस तरह निकालते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है और इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और जो ये जो डिस्टेंस कहलाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर कहते हैं, यानी कि रेडियस, यानी कि वो फासला बोलेंगे जो इन दोनों के दरमियान है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी स्फीयर बॉडी का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, हम किस तरह निकालते हैं, उनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं और उसका जो दरमियान का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, वही फासला कहते हैं जो दोनों बॉल्स के दरमियान होता है।
अगर मैं आपसे इधर बात करूं कि अगर ये बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रही है, अर्थ के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये बॉडी इधर है, तो वो बॉडी क्या कर रही होगी, अर्थ के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी। फर्स्ट करें मैं हूं इधर, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की जानिब क्या मेरे पास फोर्स लग रही है, वेट लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, वेट के। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो इधर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगा, वेट के। और वेट आप लोगों को पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स की जगह क्या आएगा मेरे पास, m इंटू जी, तो फोर्स की जगह मेरे पास आ जाएगा m इंटू जी, ये फॉर्मूला था। तो फोर्स मेरे पास क्या लग रही है, सिर्फ वेट लग रहा है, और जो किसके बराबर है, m इंटू जी के। इस फोर्स की जगह मेरे पास आ जाएगा m इंटू जी, ये m स्मॉल m, ये स्मॉल m से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, g से मल्टीप्लाई करेगा। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोगों को मास ऑफ द अर्थ निकालना है, और उसके साथ क्या है, कैपिटल G क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट कर लिया, जो किसके बराबर है, आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन कैपिटल G। और जबकि इधर हमारे पास आर ही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आर ई की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 इंटू मीटर, ये कांस्टेंट्स होती है हमारे पास। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये तमाम कांस्टेंट हमें पता है, और इसको हम क्या करेंगे, जस्ट इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाएंगे, और मास ऑफ द अर्थ हम फाइंड आउट इधर से आराम से कर सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास क्या आ रहा है। तो मास ऑफ द अर्थ इधर हमने इसको एज इट इज लिखा, और आर ई स्क्वायर का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है मेरे पास, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6, और जो जी है आपके पास, स्मॉल जी किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो कैपिटल जी है वो क्या होता है आपके पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। इसको अब फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.4 एक्सपोनेंशियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, और डिवाइड करेंगे 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे पास होता है 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg। तो इस तरीके से हमने यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ द अर्थ। इसको मैं समराइज कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। मैंने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए हमने कौन से लॉ का इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों को पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू कैपिटल जी और m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो, अब उसको समझने के लिए आप क्या करें, आप इसको कंसीडर करें कि मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, मैंने इधर अर्थ को ड्रॉ किया, और अर्थ का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, मास ऑफ द अर्थ, यानी कि m e के बराबर लिख दिया मैंने। और एक बॉडी को मैंने क्या करा दिया, इसके ऊपर प्लेस करवा दिया, जिसका मास क्या कंसीडर किया मैंने, स्मॉल m। और इनके इस बॉडी के दरमियान और अर्थ का जो मेरे पास जो फासला होगा वो किसके बराबर होगा, आर ई के, रेडियस ऑफ द अर्थ के मेरे पास फासला बराबर होगा। अब हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। मास 1 की जगह हमने बॉडी का मास रख लिया, और m2 की जगह हमने क्या रख लिया, मास ऑफ द अर्थ। अच्छा, आप लोगों को पता है इधर अगर मैं आपसे बोलूँ इस डायग्राम में फोकस करें और देखें कि ये बॉडी मेरे पास अर्थ के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स क्या है, जाहिर सी बात है वेट के बराबर होगा, और वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी। तो मेरे पास ये जो फोर्स बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू जी के। इधर क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन मेरे पास एज इट इज आ गई। आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है आप लोगों को क्या निकालना है, मास ऑफ द अर्थ एम ई, कैपिटल जी मल्टीप्लाई कर रहा है, अदर साइड पे नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंपल मेरे पास मास ऑफ द अर्थ निकल जाएगा आर ई का स्क्वायर इंटू जी अपॉन कैपिटल जी। और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। स्मॉल जी की हमारे पास वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की हमारे पास वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट कराएंगे, इस इक्वेशन के अंदर,
और फाइनली क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ द अर्थ। इधर मैंने सिंपल क्या करा है, वेरियस को पुट करवाया है और इनको कैलकुलेट करके हम मास ऑफ द अर्थ निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।